हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल लॉ स्टडी विद चमोली में। साथियों, हम इस वीडियो में आज समझेंगे सीपीसी का ऑर्डर 39 को, जिसमें बात की गई है टेम्पोररी इंजंक्शन के बारे में, यानी अस्थायी व्यादेश के बारे में। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। क्या है ऑर्डर 39 सीपीसी का? देखिए, सिविल प्रक्रिया में ऑर्डर 39 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह अस्थायी व्यादेश, निषेधाज्ञा एवं केस की प्रक्रिया से संबंधित है। जब प्लेंटिफ कोर्ट में अपना केस फाइल करता है, तब विरोधी पक्षकार यानी डिफेंडेंट द्वारा किए जा रहे किसी गैर कानूनी काम को तुरंत रोकने की आवश्यकता होती है, क्योंकि केस की प्रक्रिया लंबी होती है, अर्थात केस लंबे समय तक चलता है, या कहा जाए तो केस खत्म होने में कई साल लग सकते हैं। इसीलिए प्लेंटिफ को तुरंत राहत यानी तुरंत रेमेडी मिल सके, इसके लिए कोर्ट तत्काल विरोधी पक्ष यानी डिफेंडेंट द्वारा किए जा रहे किसी गैर कानूनी काम को रोकने का आदेश प्रदान कर सकती है। इसी आदेश को अस्थायी यानी टेम्पोररी इंजंक्शन कहा जाता है। कोर्ट की भाषा में इसे यथास्थिति स्टेटस को बनाए रखने का आदेश भी कहा जाता है। आगे हम बात करें तो देखिए, यदि कोई पक्षकार विवादित संपत्ति को क्षति पहुंचाने का कार्य करता है या ऐसा कार्य करने की धमकी देता है, तो यह तो निश्चित ही है कि ऐसे कार्य से दूसरे पक्षकार को अपूरणीय क्षति होगी। ऐसी स्थिति में कोर्ट का यह पहला कर्तव्य है कि केस के लंबित रहने के दौरान या उसके अंतिम निर्णय तक वादग्रस्त संपत्ति की सुरक्षा के लिए इंजंक्शन विरोधी पक्ष के विरुद्ध जारी करें। ठीक, आगे हम बात करते हैं इसी में। देखिए, इंजंक्शन के 4 प्रकार होते हैं। पहला है टेम्पोररी इंजंक्शन, दूसरा है परमानेंट इंजंक्शन, तीसरा है प्रोहिबिटरी इंजंक्शन और चौथा जो है मैंडेटरी इंजंक्शन। देखिए, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, सिविल प्रक्रिया में सीपीसी में सिर्फ टेम्पोररी इंजंक्शन का ही प्रोविजन है। अन्य 3 जो व्यादेश इंजंक्शन है के बारे में विशिष्ट अनुतोष अधिनियम यानी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में प्रावधान किया गया है। आगे हम बात करें तो देखिए, अब हम बात करते हैं सीपीसी का ऑर्डर 39 के बारे में। ठीक है, देखिए, रूल फर्स्ट, वे दशाएं जिसमें टेम्पररी इंजंक्शन दिया जा सकेगा। जहां किसी केस में एफिडेविट पर या अन्यथा यह साबित कर दिया जाता है कि क्या ए, केस में किसी विवादग्रस्त संपत्ति के बारे में यह खतरा है कि केस का कोई भी पक्षकार उस संपत्ति को नष्ट करेगा या नुकसान पहुंचाएगा या अन्य अंतरित करेगा, या डिग्री के निष्पादन में उसका सदोष विक्रय कर दिया जाएगा, या बी, प्रतिवादी अपने लेनदारों को कपट वंचित करने की दृष्टि से अपनी संपत्ति को हटाने का व्यन करने की धमकी देता है या ऐसा करने का आशय रखता है। सी, डिफेंडेंट वादी को केस में विवादग्रस्त किसी संपत्ति से बेकब्जा करने की या वादी को उस संपत्ति के संबंध में अन्यथा क्षति पहुंचाने की धमकी देता है। वहां न्यायालय ऐसे कार्य को रोकने के लिए ऑर्डर द्वारा टेम्पररी इंजंक्शन दे सकेगा। संपत्ति के दुर्व्ययन किए जाने, नुकसान किए जाने, अन्य संक्रांत किए जाने, हस्तांतरण किए जाने, हटाए जाने या व्ययन किए जाने से, या वादी को केस में विवादग्रस्त संपत्ति से बेकब्जा करने या वादी को उस संपत्ति के संबंध में अन्यथा क्षति पहुंचाने से रोकने और निवारित करने के प्रयोजन से ऐसे अन्य आदेश जो न्यायालय ठीक समझे तब तक के लिए कर सकेगा, जब तक उस केस का निपटारा न हो जाए या जब तक अतिरिक्त आदेश न दिए जाए। आगे हम बात करें तो देखिए, रूल 2 क्या कहता है। रूल 2 कहता है कि संविदा भंग करने से या किसी भी प्रकार की अन्य क्षति करने से प्रतिवादी को रोकने के लिए किसी भी केस में, चाहे केस में कॉम्पनसेशन का क्लेम किया गया हो या न किया गया हो, प्लेंटिफ डिफेंडेंट को परिवादित संविदा भंग या क्षति करने से या कोई भी संविदा भंग करने या तीव्र क्षति करने से जो उसी संविदा से उद्भूत होती हो या उसी संपत्ति या अधिकार से संबंधित हो, अवरुद्ध करने यानी रोकने के अस्थायी व्यादेश न्यायालय से आवेदन केस प्रारंभ होने के पश्चात किसी भी समय और निर्णय से पहले या पश्चात कर सकेगा। रूल 2 का सब रूल 2 क्या कहता है? कोर्ट ऐसे व्यादेश की अवधि के बारे में, लेखा करने के बारे में, प्रतिभूति देने के बारे में, ऐसे निबंधनों पर शर्तों या अन्यथा न्यायालय जो ठीक समझे ऑर्डर दे सकेगा। आगे हम बात करते हैं टेम्पररी इंजंक्शन के बारे में। देखिए, अस्थायी व्यादेश देना या नहीं देना 3 महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर निर्भर करता है। क्या 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत है? देखिए, क्या प्लेंटिफ यानी वादी का प्रथम दृष्टया मामला है, क्या प्राइमा फेसिया कोई मामला है? दूसरा, क्या सुविधा का संतुलन प्रार्थी वादी के पक्ष में है? तीसरा, क्या प्रार्थी वादी को अपूर्णनीय क्षति होगी? अब देखते हैं कि प्रथम दृष्टया मामला क्या होता है। प्राइमा फेसी केस क्या है? प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य उस मामले से है जिसमें उसके समर्थन में दी गई साक्ष्य पर विश्वास किया जा सके। इसका अर्थ यह नहीं है कि उस मामले को पूर्ण रूप से साबित कर दिया गया है
बल्कि जिस मामले में ठोस व मजबूत रूप से स्थापित हुआ कहा जा सके। इस प्रकार ऐसा मामला जिसे यदि विरोधी पक्ष खंडित नहीं कर सके तो वादी को डिक्री मिल जाएगी, ऐसा मामला प्रथम दृष्टया मामला कहा जाएगा। कोई मामला प्राथमिक है या नहीं, इसका भार वादी पर होता है, यानी प्लेंटिफ पर होता है। वह शपथ पत्र पर या अन्यथा साक्ष्य द्वारा यह साबित करे कि उसके हक में प्रथम दृष्टया मामला बनता है, जिसका अंतिम निर्णय केस के विचारण करके होगा। और प्रथम दृष्टया मामले का अर्थ प्रथम दृष्टया हक से नहीं है, जो कि विचारण पर साक्ष्य से साबित होता है। प्रथम दृष्टया मामला सद्भावपूर्वक उठाया गया एक सारभूत प्रश्न है, जिससे अन्वेषण यानी इन्वेस्टिगेशन के मेरिट डिमेरिट पर विनिश्चित किया जाना है। केवल प्रथम दृष्टया मामला को संतुष्ट होना ही व्यादेश का आधार नहीं है, बल्कि न्यायालय को अन्य निम्न बिंदु पर भी देखना होगा, यानी अन्य निम्न बिंदु को भी देखना होगा। देखिए, सुविधा का संतुलन, व्यादेश चाहने वाला पक्ष को सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में होना बताना पड़ेगा। न्यायालय जब व्यादेश मंजूर कर रहा हो या इनकार कर रहा हो तो उसे क्षति को उस सारभूत दृष्टि को ध्यान में रखते हुए युक्त न्यायिक विवेचन का प्रयोग करना चाहिए, जो पक्षों को व्यादेश मंजूर करने पर दूसरे पक्ष को हो सकती है। सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में होना चाहिए, आवश्यक है, जो अनुतोष की मांग करता है। ठीक, आगे हम बात करते हैं अपूर्तनीय क्षति। देखिए, यदि पक्षकार को व्यादेश नहीं दिया गया तो पक्षकार को अपूर्तनीय क्षति होगी, और व्यादेश देने के अलावा पक्षकार को अन्य कोई उपचार उपलब्ध नहीं है, और क्षति या बेकब्जे के परिणामों से उससे संरक्षण की आवश्यकता है। यह एक ऐसी तात्विक क्षति होनी चाहिए जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में पर्याप्त रूप से नहीं की जा सकती हो। यह भी कह सकते हैं कि उस क्षति की पूर्ति सामान्यतः धन से नहीं की जा सकती हो। व्यादेश प्राप्त करने के लिए उक्त 3 घटकों का होना आवश्यक है। इनमें से एक के भी अभाव में, यानी एक के भी रह जाने में, न्यायालय व्यादेश देने से इनकार कर देगा। क्या चीजें हैं वो? देखिए, न्यायालय यदि मूलभूत घटकों पर विचार नहीं करता तथा तीनों घटकों पर विचार नहीं किया है तो आदेश विधि के प्रतिकूल है, और विचारण न्यायालय के तीनों घटकों पर निष्कर्ष अभिलिखित करना आज्ञापक था। विचारण न्यायालय का आदेश अपास्त किया। ये इस मामले में था DNJ राज 2106 में। अस्थायी व्यादेश प्राप्त होने के लिए 3 शर्तें हैं जो साथ साथ स्थित होती हैं। यदि इनमें से एक का भी अभाव होगा तो व्यादेश प्रदान नहीं होगा। ये केस है DNJ राज 12 1996 का। देखिए, उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि ऑर्डर 39 रूल 1 व 2 में टेम्परेरी इंजंक्शन प्राप्त करने के लिए उक्त 3 शर्तों का विद्यमान होना नेसेसरी है, यानी आवश्यक है। आगे हम बात करते हैं ऑर्डर 39 रूल 2A CPC व्यादेश की अवज्ञा व भंग का परिणाम। संहिता में आदेश 39 और रूल 1-2 में पारित आदेशों की कोई भी पक्षकार अवज्ञा करता है तो उसे न्यायालय की अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए दंडित व उसे सिविल कारावास में निरुद्ध करने तथा उसकी संपत्ति कुर्क करने या बेचने संबंधी आदेश की शक्तियां न्यायालय को रूल 2 सब रूल ए के अंतर्गत प्रदत्त की गई है। आदेश की पालना कराने के लिए संहिता का यह महत्वपूर्ण उपबंध है, जो संहिता में निम्न प्रकार उपबंधित किया गया है। क्या है, देखते हैं। ऑर्डर 39 रूल 2A व्यादेश की अवज्ञा या भंग का परिणाम। नियम 1 या नियम 2 के अधीन दिए गए किसी व्यादेश या किए गए अन्य व्यादेश की अवज्ञा की दशा में या जिन निबंधनों शर्तों पर आदेश दिया गया था या आदेश किया गया था, उनमें से के किसी निबंधन शर्त के भंग की दशा में व्यादेश देने वाला या आदेश करने वाला न्यायालय या ऐसा कोई न्यायालय जिससे केस या कार्यवाही अंतरित की गई है, यह आदेश दे सकेगा कि ऐसी अवज्ञा या भंग करने के दोषी व्यक्ति की संपत्ति कुर्क की जाए, और यह भी आदेश दे सकेगा कि वह व्यक्ति 3 माह से अनधिक की अवधि के लिए सिविल कारागार में तब तक निरुद्ध किया जाए जब तक कि इस बीच में न्यायालय की निर्मुक्ति के लिए निर्देश न दे दे। सब रूल 2 क्या कहते हैं? इस अधिनियम के अधीन की गई कोई कुर्की 1 वर्ष से अधिक समय के लिए परवर्त नहीं रहेगी, जिसके खत्म होने पर यदि अवज्ञा या भंग जारी रहे तो कुर्क की गई संपत्ति का विक्रय किया जा सकेगा, और न्यायालय आगमों में से ऐसा प्रतिकर जो वह ठीक समझे उस पर पक्षकार यानी वादी को दिला सकेगा जिसकी क्षति हुई हो, और शेष रहे तो उसे हकदार पक्षकार प्रतिवादी को देगा। ठीक, आगे हम बात करें तो देखिए, संहिता के ऑर्डर 39 रूल 1-2 के अधीन दिया गया ऑर्डर पक्षकारों पर बाध्यकारी होता है तथा पक्षकारों को उस आदेश का पालन करना होता है। कोई भी उस आदेश के अवज्ञा या भंग करता है तो उसके परिणाम उस पक्षकार को भुगतने होंगे। ठीक, उन्हीं की व्यवस्था इस नियम के अंतर्गत की गई
चूंकि व्यादेश का आदेश न्यायालय द्वारा दिया जाता है तथा कोई भी पक्षकार उस आदेश की अवज्ञा या भंग करता है तो सामान्य भाषा में इसे न्यायालय की अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ही माना वो कहा जाता है। आगे हम बात करें तो देखिए इस आदेश की अवज्ञा करने पर न्यायालय निम्न आदेश दे सकता है। देखिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अगर ऐसा कोर्ट के द्वारा अगर न्यायालय की अवज्ञा की जाती है तो कोर्ट ऐसा ऑर्डर दे सकता है। क्या? नंबर 1, ऑर्डर की अवज्ञा करने वाले पक्षकार को सिविल कारावास में निरुद्ध करने का आदेश दे सकेगा, परंतु यह 3 माह से अधिक की नहीं होगी। ठीक। दूसरा, उस पक्षकार की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दे सकेगा। देखिए कुर्क की गई संपत्ति का आदेश अधिकतम 1 वर्ष की समयावधि तक ही प्रवर्त होगा। चौथा, उक्त 1 वर्ष की अवधि के पश्चात भी अवज्ञा या भंग जारी रहे तो कुर्क की गई संपत्ति का विक्रय कर दिया जाएगा। क्षतिग्रस्त पक्षकार को प्रतिकर दिलवा कर क्षतिपूर्ति की जाएगी। न्यायालय की अवमानना के लिए उसे दंडित किया जाएगा। ये हमने समझा सीपीसी का ऑर्डर 39 को डिटेल में।